सबको प्रणाम, भाइयों बहनों मित्रों। मैं जब अमी बहन ने ये प्रश्न उठाया कि भाई क्या इसका नाम वुमेन कॉन्क्लेव होना चाहिए, तो अब इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं तो जाहिर तौर पे कहेंगी हाँ होना चाहिए। लेकिन मेरी सोच इसमें भिन्न है। मेरा ये मानना है कि हम समाज को अलग अलग हिस्सों में ना बांट के देखें, बल्कि एक ही समाज को देखें तो शायद हम बदल सकते हैं समाज को। अभी बहन का आदेश हुआ कि मैं अपने बारे में बोलूं, तो मुझे लगा कि अपने बारे में बोलना और अपने आप को टीवी पे देखना उससे ज़्यादा बड़ा पाप कोई नहीं है, तो मैं वो पाप नहीं करने वाली। मैं वो बोलूँगी जो आज मेरा बोलने को मन चाहता है, क्योंकि अक्सर व्यक्ति को ये महसूस होता है कि बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हमारे भाव और हमारे विचार समाज के बीच में जाएं। तो मैं शुरुआत अमी बहन की जो तकरीर थी उससे शुरू करना चाहती हूँ, जहाँ पर उन्होंने कहा कि क्या इसका नाम विमेन कॉन्क्लेव होना चाहिए। इतनी सारी महिलाएं हैं तो शायद अपने आप को एसोसिएट करती हैं और वो कहती हैं कि हाँ होना चाहिए। लेकिन एक विचारक और सोच रखने वाला व्यक्ति होने के नाते मुझे लगता है कि इस पर मेरे को अपना विचार देना चाहिए। आप उसको माने या ना माने वो आपकी स्वेच्छा है। मेरा ये मानना है पर्सनली कि क्यों हम समाज को बांटते हैं महिलाओं में पुरुषों में। आज जब भी विमेन एम्पावरमेंट की बात होती है, महिला के उत्पीड़न की बात होती है, तमाम बातें होती हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण है महिलाओं को अलग करके देखना। और जब तक महिलाओं को अलग हिस्सा अलग देखते रहेंगे तो शायद जिस न्यायपूर्ण व्यवस्था की हम कामना करते हैं या करना चाहते हैं वो नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि महिलाओं के बीच में इस विषय को रखना कि भाई हमें एम्पावर होना है, हमें एम्पावर होना है, कोई विषय है, क्योंकि सब महिलाएं एम्पावर होना ही चाहती हैं। और मैं ऐसा मानती हूँ कि महिलाएं बहुत एम्पावर्ड हैं। ये संदेश वहां तक देने की जरूरत है शायद जिनके विचारों में हमको परिवर्तन करना है, अपना भाई बंधु वर्ग। और वो भाई बंधु वर्ग हमारे साथ सक्रिय रूप में भूमिका अदा कर सकें। तो इसलिए मेरा ख्याल जेंडर इक्वालिटी नाम होना चाहिए कॉन्क्लेव का। अ मोर जस्ट सोसाइटी, जेंडर इक्वालिटी एंड मोर जस्ट सोसाइटी, कुछ इस तरीके की, मतलब आप लोग आपस में विचार कर सकते हैं। क्योंकि असली महिलाओं की लड़ाई क्या है? महिलाओं की लड़ाई है कि उनको हर वक्त महिला है, महिलाएं ये याद दिलाया जाता है। ये लड़ाई है, मेरे जैसों की भी ये लड़ाई है। मुझे आज पूछा जा रहा था, एक पत्रकार बहन आई, उन्होंने कहा कि आपको कभी ऐसा लगा कि जेंडर एक बहुत बड़ी अड़चन है? मैं कहा भाई देखो, मैं अड़चन मान के जिंदगी नहीं जीती हूँ, तो मेरे को नहीं लगता कि मेरे रास्ते में कोई अड़चन आई, क्योंकि जो अड़चन आई मैंने उसको हॉपस्कॉप जंप किया है। तो इसलिए मुझे अड़चनें बहुत ज़्यादा याद नहीं रहती, मगर अड़चनें होती ज़रूर हैं। उसमें सबसे बड़ी अड़चन मुझे लगता है कि महिलाओं को जब केवल महिला होकर देखा जाता है, जो व्यक्ति के गुण हैं, चाहे मान लीजिए भावनात्मक गुण, अभी सब महिलाएं भावनात्मक है, आपको ऐसा लगता है क्या? सारे पुरुष भावना विहीन है, ऐसा होता है क्या? सारे पुरुष बहुत शक्तिशाली और बहुत वीर पुरुष है, ऐसा है क्या? बहुत सारे डरपोक नहीं देखे आपने? देखे हैं ना? और बहुत सारी महिलाएं वीर नहीं हो सकती क्या? ये व्यक्ति के गुण हैं, और व्यक्ति के गुण में जेंडर नाम की चीज नहीं है, मैं ऐसा मानती हूँ। मुझे लगता है कि जो क्वालिटीज हैं, जो व्यक्ति के गुण हैं, वो ईश्वर डीएनए में डाल के भेजता है। और वो डीएनए महिला का शरीर महिला को हो या पुरुष का हो, उसका कोई अंतर नहीं होता। और हमारे यहाँ तो खास तौर पर जो विचार है वो विचार आत्मा का होता है, और आत्मा हमेशा जेंडरलेस होती है। तो जब आत्मा जेंडरलेस है, आत्मा का कोई इस जन्म में स्त्री है, अगले जन्म में पुरुष है, कोई पुरुष है, स्त्री है, अमीर है, गरीब है, जाति है, धर्म है, ये सब आने जाने वाली चीज़ें हैं। सिर्फ एक चीज़ जो आपके साथ रहती है वो आपका कर्म रहता है, और वो कर्म आपकी सोच पर आधारित है। सोच अच्छी हो सकती है, सोच बुरी हो सकती है, सोच ठीक ठीक हो सकती है, वो भी व्यक्ति से जुड़ी हुई है। वो व्यक्ति को आप जेंडर से जोड़कर देखना बंद करें। और असली लड़ाई महिलाओं की हमेशा मुझे लगता है एक ही है, वो एक जस्ट समाज की, कि जो इज्जत,
जो स्थान, जो कायदे से उनको मेरिट के आधार पर मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता, क्योंकि लोग उनको एक रूप में बांध बांध के देखते हैं कि महिला महिला महिला। और मुझे लगता है कि कर्म का जो हिस्सा है वो कर्म का हिस्सा भी व्यक्ति पर आधारित है, कि वो कौन व्यक्ति अपना कर्म क्षेत्र क्या तय करे उस पर आधारित है। और इसलिए जो इस बार लोग आए हैं इस कॉन्क्लेव में, अगली बार रखें विषय महिलाओं के ही, लेकिन संदेश उन लोगों तक पहुंचाएं जो महिला विषयों पर शामिल नहीं होते। मेरी अक्सर जो थोड़ी धक्का मुक्की रहती है वो यही रहती है कि जब, और ये बात मैंने कही भी थी एक ग्लोबल कॉन्क्लेव में, पाकिस्तान की जो पूर्व फॉरेन मिनिस्टर है वो भी थी उसमें, वहाँ पर कहा गया कि साउथ ईस्ट एशिया में महिलाओं का क्या स्थान है। मैंने कहा भैया भारतवर्ष की जहाँ तक बात की जाए तो सांस्कृतिक रूप से भारतवर्ष में महिलाओं का वही स्थान है जो पुरुषों का है। और मैं उसमें सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो देना चाहती हूँ सन 57 का। 1857 सब याद करते हैं, लेकिन हमारा इतिहास जिन लोगों ने लिखा उन्होंने हमारा सामाजिक इतिहास कभी नहीं लिखा। उन्होंने कभी नहीं लिखा कि एक समाज जो कि प्रताड़ित समाज था, एक ऐसा समाज जिसमें दासता थी, हम स्लेव्स थे अंग्रेज़ों के, हम पर हुकूमत थी, उससे पहले कुछ ट्रेडर्स की थी, उसके बाद अंग्रेज़ों की रही, हज़ारों साल हम लोग दास रहे, दिमाग से भी थोड़ा अपना जो कहा जाए दाम खम और इज्जत सब धोखे में गंवाया। तो उस समय पर एक महिला जिनको लोग खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी कहते हैं, लेकिन मेरा उसमें विचार ये है कि एक महिला जिसके पास छोटा बच्चा है, सोच सकते हैं कोई भी महिला, या बहुत सारे पुरुष और महिलाएं सब बैठी हैं, कि सब पुरुष ये याद करें कि उनकी माँ के हाथ में वो खुद छोटे बच्चे के रूप में, तो क्या उनकी माँ उनको छोड़ देती, या उनकी पत्नी जो छोटे बच्चे को लेकर बैठी है वो क्या उसको छोड़ के जा सकती है। तो एक माँ का जो चरित्र है वो माँ का चरित्र सदियों से वही है कि वो अपने बच्चे के लिए कुछ भी करेगी लेकिन बच्चे को छोड़ेगी नहीं। वो महिला देश के लिए अपने बच्चे को कमर पे बांध के, तलवार हाथ में लेकर घोड़ा सवार करती है और कई कई मीटर लंबी छलांगे मारते हुए एक युद्ध में जाती है। आप मुझे इसके साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं जो आज तक किसी ने ना सोची ना कहीं, वो ये है कि क्या महिलाओं का वो स्थान एक दास भारत में था कि महिला घोड़ा सवारी भी कर सकती है, तलवार भी ले सकती है, बच्चे को पीठ पे भी बांध सकती है और पुरुषों के साथ मिलकर लड़ाई के मैदान में उतर भी सकती है। ये एक दास भारत का इतिहास है। ये उस दास भारत का इतिहास है जिसके सोशियोलॉजिकल कॉनोटेशन आज तक किसी ने सोचे नहीं, लिखे नहीं। किसी ने नहीं लिखा कि अगर आज आप मेरे जैसी महिला को, जिसको एक सक्षम महिला के रूप में देखा जाए, तो क्या मैं घोड़ा चढ़ सकती हूँ? क्या आप में से कोई महिला घोड़ा चढ़ के तलवार हाथ में लेके घूम सकती है? वो तब तक मुमकिन नहीं है जबकि बचपन से हमको उस चीज का ट्रेनिंग ना दिया गया। यानी दास भारत में भी महिलाएं पुरुषों के साथ वो ट्रेनिंग प्राप्त करती थी। दास भारत में भी वो महिलाएं घुड़सवारी करती थी। दास भारत में भी महिला का धर्म बच्चे का पालन करना और साथ में देश की रक्षा भी था। ये दास भारत का इतिहास है, लेकिन ये इतिहास कभी कोई पढ़ाता नहीं। हमें सब कहा जाता है कि औरतों को दबाया जाता है, औरतों को ये नुकसान वो नुकसान, सती प्रथा वगैरह वगैरह, मगर उससे जुड़े हुए जो सोशियोलॉजिकल, जो सामाजिक परिवर्तन उस समाज में थे वो कोई नहीं बताता। कोई नहीं बताता कि अगर औरत जिंदा रह जाती, सती नहीं होती या जौहर नहीं करती तो उसका क्या हाल होता था। आज आप ISIS के बारे में पढ़ते हैं ना, केजेस के अंदर औरतों को नीलाम किया जाता है। आज आधुनिक विश्व के अंदर आज वहाँ पर हर किस्म की जितनी घृणित चीज़ें महिलाओं के साथ हो सकती हैं वो आज समाज में हो रही है, लेकिन किसी मीडिया में हिम्मत नहीं है कि उसके बारे में लिख दें। लेकिन भारत ने वो सदियों से झेला और वो सबका जो परिणाम है, आज वो जितनी भी खराब चीज़ें हैं वो हमारे समाज में घर कर गई हैं। तो आज हमें समाज से वो सब गंदगी को स्वच्छ भारत करने की ज़रूरत है। और वो स्वच्छता जब आएगी जब हम सब लोग मिलकर
एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहां पर महिला विषयों पर केवल महिलाएं ना बोले। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं इस बात के, क्योंकि मुझे लगता है कि हम पुरुषों से अधिकार छीन रहे हैं। मुझे लगता है कि पुरुषों को हम बांध रहे हैं एक ऐसे समाज में जैसे पुरुष के पास भावना ही नहीं है, पुरुष महिला की इज्जत ही नहीं करना चाहता, पुरुष के ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता महिलाओं के साथ कुठाराघात होता है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पुरुष हमारे समाज का उतना ही हिस्सा है और हमारा दर्द पुरुषों का भी उतना ही दर्द है जितना महिलाओं को पुरुषों के प्रति दर्द है। रिश्ते बराबर के होते हैं। अगर किसी बेटी के साथ कोई अनहोनी होती है तो बाप बराबर से पीड़ित होता है, भाई बराबर से पीड़ित होता है, टीचर चाहे पुरुष हो, दक्षेश जी जैसे व्यक्ति हो, उनके अगर यूनिवर्सिटी में किसी बेटी के साथ कुछ होगा तो उनको दुख कम होगा क्या? या महिलाओं को ही केवल महिलाओं का दुख मानना है, और वो जिनमें ताकत पहले ही कम है तो उनके ऊपर आप जिम्मेवारी और डाल दीजिए कि सिर्फ हम महिला विषयों पर बात करेंगे, जैसे कि हमारी बुद्धि डिफेंस के ऊपर बात करने लायक नहीं है, अर्थव्यवस्था पर बात करने लायक नहीं है। आप दोनों तरफ अन्याय कर रहे हैं। आप एक व्यक्ति के ऊपर अन्याय कर रहे हैं कि पुरुषों से उनका भावना वाला सत्र, उनका जो स्रोत है वो छीन रहे हैं। आप महिलाओं से उनका बौद्धिक स्रोत भी छीन रहे हैं। आप महिलाओं को भी एक कैटेगरी में बांध रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि महिला केवल महिला विषयों पे बात कर सकती है। जी, वो देश की सुरक्षा में उसका कोई योगदान नहीं हो सकता, देश की अर्थव्यवस्था में उसका कोई योगदान नहीं हो सकता, देश के नियम कानून में उसका कोई योगदान नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि अगर हमें एक समरस समाज की योजना करनी है और रचना हम सब चाहते हैं हो, तो महिला महिला कहना बंद कर दीजिए। लेट्स टॉक अबाउट मोर जस्ट सोसाइटी। और मोर जस्ट तभी होगा जब पुरुष बराबर के हिस्सेदार हों हमारी जीत में, हमारी हार में और हमारे साथ होने वाले दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में। पुरुष बोले। मैं इस बात में, मेरा इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरा ये मानना है कि महिला अधिकारों की बात जब पुरुष करना सीख लेंगे तो समाज में ना केवल ऐसी दुर्घटनाएं कम होंगी बल्कि सही संदेश भी जाएगा। महिलाओं को भी सही महसूस होगा कि ये मेरा विषय नहीं है, मेरे साथ चलने वाले पुरुष भी मुझे चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आगे निकलूं। और इस समाज, मैं भारतीय समाज की बात करती हूँ, तो भारतीय समाज के अंदर एक लक्ष्मीबाई जी का उदाहरण आता है। वो तो बहुत लेटर पार्ट इतिहास का उदाहरण है, मगर आप उससे पूर्व में जाएं, अपने वेदों में जाएं या वेदों के बाद वाले समय में जाएं, तो उस सारे प्राचीन काल के अंदर महिलाएं केवल महिलाएं नहीं थी, महिलाएं लेखक थी जो ऋग्वेद में जिनका योगदान है। ऋग्वेद के कई श्लोक जो है वो महिलाओं के द्वारा निर्मित है। महिलाएं गायक थी। पब्लिक प्लेटफॉर्म पर जैसे मेरे जैसी महिलाएं जो कहें भाई साहब या तो आप मेरी बात सुन के उठिए, नहीं तो मेरे को अपनी बात मनवा के उठिए, पहले इस विषय पर बहस कर लेते हैं। गायत्री जैसी महिलाएं थी, गार्गी जैसी महिलाएं थी। तो मेरे समाज में तो महिलाओं का स्थान कभी महिला पुरुष के रूप में था ही नहीं, व्यक्ति के रूप में था। और उस व्यक्ति के रूप में जो स्थान, आज भी हमारी लड़ाई वही है। भाई मॉडर्न वुमन, मॉडर्न फेमिनिस्ट चाहती क्या है? सोचिए, वो सिर्फ ये चाहती है कि भाई मैं जो करना चाहूँ आप मेरे को करने दीजिए। और क्या करना चाहती हूँ मैं अपने बच्चे भी पालना चाहती हूँ, मैं समाज में काम भी करना चाहती हूँ, मैं एक व्यक्ति के रूप में जीना चाहती हूँ। और मैं इस आइडेंटिटी को कि मैं महिला हूँ से अपने आप को उत्पीड़ित महसूस नहीं करना चाहती, बल्कि खुशी हो समाज में कि महिलाएं भी हैं। और जब समाज में हमारी प्रतिक्रियाएं ठीक होंगी तो समाज अपने आप सुधरेगा, और जो इस चीज़ को हम कमी को दूर करना चाहते हैं वो हम सब भी साथ रहेंगे। एक उदाहरण मेरे दिमाग में और आता है, और वो उदाहरण आता है अपने धर्म से जुड़ा हुआ है कि हमारे समाज में हमने सीता को पूजा। क्यों पूजा? क्योंकि वो अपने पति की हर बात मानती थी, पति के साथ रहती थी, अपने पति की हर बात मानती थी। हमारे समाज ने मीरा को भी पूजा। मीरा अपने पति की एक बात नहीं मानती थी, ठीक है ना? एक और ऐसा उदाहरण है, और है, हमने भगवान राम को पूजा।
पिता की सब बात मानते थे, गलत भी, अपने अधिकारों के लिए जबान नहीं खोली, ठीक है ना। हमने प्रहलाद को भी पूजा, जो अपने पिता की एक बात नहीं मानते थे। ये शक्ति मेरे समाज की है। हमने हमेशा किस चीज को पूजा असलियत में? समय अनुसार क्या चीज ठीक थी, क्या धर्म था। बात मानना भी धर्म था और बात ना मानना भी धर्म था। तो ये समाज जो कि इतना न्यायपूर्ण समाज था, जो कि न्यायिक व्यवस्था पर और सही चीज क्या है उस पर आधारित था, उसको हमने धर्म का रूप दे दिया। धर्म क्या था? धर्म सही व्यक्ति की सोच थी, सही सोच। तो ये जो मेरे समाज की ताकत है, ये संदेश अगर आज हम दोबारा से इस तरीके का संवाद अपने बच्चों में, महिलाओं में, पुरुषों में आमने सामने बैठकर पैदा कर सकें, तो मेरा ख्याल बहुत सारी कुरीतियां इस समाज की दूर होंगी और एक सभ्य समाज, और हर सभ्यता के बीच में कुछ कुछ ये इस तरीके का द्वंद्व चलता रहता है, क्या ठीक है, तो वो द्वंद्व चलना चाहिए और उस द्वंद्व पर खुले रूप में विचार भी होना चाहिए।